के बारे में। ये मेनली जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर से गैसों के आवरण से घिरा हुए जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो भी आवरण से घिरा रहता है वो गैसीय एरिया, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे बांधा हुआ है, ठीक है। यही सभी जैव एवं अजैव घटकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए परागम्य होता है, जबकि पार्थिव विकिरण के रूप में दीर्घ तरंगों के लिए अपरागम्य होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा यह एक कांच की होती है घर की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस को नियंत्रित करती है, ठीक है। मेनली आप लोग मेरे बस बातों को सुनते जाइएगा। वायुमंडल विभिन्न गैस, जल वाष्प तथा धूल कण का सम्मिश्रण होता है। जो वायुमंडल होता है इसमें जलवाष्प भी होता है, गैस भी होता है, धूल कण भी होता है। इसकी सघनता वायुमंडलीय के निचले भाग में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तथा यह ऊंचाई के साथ विरल होती जाती है। जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा उसकी विरलता कम होती जाती है, जो लगभग 3300 किलोमीटर तक मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ तक ही होता है 300 किलोमीटर तक। वायुमंडल में जलवाष्प पृथ्वी के नीचे परत में ही 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है। जहाँ ध्रुवीय एरिया के पास जाइएगा तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा आपको ना बराबर रहेगा, ठीक है। वायुमंडल को गर्म रखने में जलवाष्प की प्रमुख भूमिका है। मेनली जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो किसके कारण होता है? जलवाष्प के कारण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा धूल कण अग्राग्रही होते हैं, ठीक है। तथा ये जलवाष्प के लिए आधार का काम करते हैं। ये प्रकाश का परिकिरण में सहायक होते हैं। इनकी उपस्थिति में घना कुहासा की उत्पत्ति होती है। अब वायुमंडल गैसें की बात करें तो ये कि इनका कितना द्रव्यमान प्रतिशत हमारे वायुमंडलीय क्षेत्र पर है उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% एरिया पर है, सबसे ज़्यादा यानी नाइट्रोजन है हमारी वायुमंडलीय क्षेत्र में, ठीक है। ऑक्सीजन उसके बाद है हमारा 20.95, आर्गन हमारा 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03, नियोन की बात करते हैं 0.002 है, और क्रिप्टॉन की बात करते हैं 0.001 है, हीलियम की बात करते हैं 0.005 है, ठीक है। जीनोन की बात करते हैं 0.0009 है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं यानी हाइड्रोजन सबसे कम है 5 यानी 0.405, ठीक है। नेक्स्ट चलते तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया है। पहला हमारा जो स्तर है क्षोभ मंडल है, ठीक है। यह वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। कितने एरिया पर? 13 किलोमीटर एरिया पर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर एरिया पर ऊंचाई पर ये हमारा ट्रोपोस्फियर होता है। संवहनीय धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट अब है प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहाँ पर जो मौसमी घटना है इसी एरिया में होती है, ठीक है। और होने के कारण यह मंडल वायु यातायात के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। वायुमंडल के 75% तत्वों तथा वायुमंडल का सर्वाधिक सघन स्तर इसी मंडल में होता है, ठीक है। उसके बाद क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा बोला जाता है। पर विषुवत रेखा का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव पर -45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर, यह क्षोभ सीमा द्वारा क्षोभ मंडल में अलग होता है। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत होता है। कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल में ओजोन के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। और समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के आने वाले विकिरण की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। पराबैंगनी किरण जो होती है हमारे क्या सीधा संपर्क तथा त्वचा कैंसर की आंखों की क्षति का कारण बनता है, ठीक है। यह मंडल मौसमी घटनाओं और बादलों से मुक्त होने के कारण वायु यातायात के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है। मौसमी घटना बादल मुक्त होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारा यातायात संभव हो पाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी सीमा को समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपोस्ट बोला जाता है। उसके बाद मेसोस्फीयर की बात करें तो मेसोस्फीयर हमारा क्या हो जाता है?
मेसोस्फीयर की बात करते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। हम जो उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर की बात किए थे, तो इसमें ऊंचाई के साथ हमारा तापमान जो उसमें कमी आ रहा था। यहाँ पर हमारा ये टेम्परेचर थोड़ा हाई कम, यहाँ पर कमी होगा, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा था। जो 80 किलोमीटर एरिया पर है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा बोला जाता है। वायुमंडलीय परिविष्ट उल्कापिंड इसी मंडल में जल का नष्ट हो जाते हैं। किसमें? मेसोस्फीयर में। आयनमंडल की बात की जाए तापमंडल का ही एक भाग है, ठीक है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग इस संस्करण से वापस लौट जाती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण सुगम होता है, ठीक है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। जहाँ मेसोस्फीयर में बात किए थे तो तापमान हमारा घट रहा था, बट आयनमंडल में हमारा तापमान में वृद्धि होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वायुमंडल, ठीक है। एजोस्फीयर यह सामान्यतः 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय के सबसे ऊपरी एवं अत्यंत विस्तार होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सूर्य ताप के बारे यानी आई इंसोलेशन के बारे में। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करती है। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण को का जो अंश प्राप्त किया जाता है वो सूर्य ताप होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आगे इसी में है। पृथ्वी तल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सम्मिलित है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य विकिरण का तिरछापन, दिन की अवधि का लंबाई, वायुमंडल की पारदर्शिता, धरातलीय विशेषता तथा जल एवं स्थल का प्रभाव होता है, यानी इंसोलेशन से। विषुवत रेखा पर सौर किरणें की लंबवत अवस्थिति के कारण अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो विषुवत रेखा है उसमें लंबवत अवस्थिति के कारण टेम्परेचर सूर्य ताप की होती है वो सबसे अधिक मिलती है। ध्रुव की ओर सौर किरणों का तिरछापन के कारण वहाँ पर मात्रा में कमी आती है हीट का, ठीक है। किसी भी सतह को प्राप्त करने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह में से परिवर्तित किए जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के बीच को एलनीडो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एलनीडो। क्या नहीं? एलबीडो की बात करें तो सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात, सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह के परिवर्तित किए जाने वाले सूर्य ताप की मात्रा के जो बीच का अनुपात होता है हमारा एलबीडो कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है: विकिरण, चालन एवं संवहन। विकिरण की प्रक्रिया में ऊष्मा के स्थानांतरण हेतु किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, विकिरण में, ठीक है। और पृथ्वी सौर विकिरण के रूप में सूर्य ताप को प्राप्त होता है। यह एक एवं भौमिक विकिरण के रूप में इसका उत्सर्जन होता है। नहीं चाहते पृथ्वी का वायुमंडल का संवहन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो उत्सर्जन होता है वो किस विधि होता है? द्वारा, पृथ्वी के संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट चलता है टेम्परेचर, तापमान। तापमान गासीय ऊष्मा की तीव्रता की मात्रा की माप है। यह तीव्रता कम या अधिक हो सकती है। वस्तुतः ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उसमें ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है, ठीक है। तापमान को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है अक्षांश, सागर, ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थलीय एवं जलीय स्वभाव, धरातल की प्रकृति, ढाल की प्रचलती पौने धाराएं, ठीक है। ये मेनली जो तापमान को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, हमारा अक्षांश हो गया और सागर तल की ऊंचाई हो गया, सागर से दूरी हो गया, स्थलीय एवं जलीय स्वभाव हो गया, धरातल की प्रकृति हो गया, ढाल की तीव्रता हो गया, प्रचलती पौने हो गई, समुद्री धाराएं हो गई, और उच्चावच और मेघाच्छादन और वनस्पतियाँ, ये सब हमारे तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेनली तापीय व्युत्क्रमण, ठीक है, यानी थर्मल इन्वर्जन। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के बजाय वृद्धि की जाती है, ठीक है। और जो इसे तापमान का व्युत्क्रम। उसके बाद हमारा जो आदर्श दशा है उपलब्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो तापीय निम्नीकरण प्रभाव दृष्टिगत।
एक घने कोहरे को जन्म देता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है एवं परिवहन में अवरोध उत्पन्न होती है। यानी प्रभावित क्या करती है टेम्परेचर को, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये चाय हवा की खेती को लाभ पहुंचाती है, मौसमी स्थिरता को जन्म देकर वर्षण की संभावनाओं को छीन करती है तथा हिम की वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोला जाता है और वायुमंडल का सघनतम जलवाष्प का योगदान औसतन 2 से 5% होता है। ठीक है। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होने के वायुमंडल की आर्द्रता भूपृष्ठ पर ड्यू, पाला, फ्रॉस्ट, मिस्ट तथा वर्षण की आदि रूपों में प्रकट होती है। ठीक है। उसके बाद किसी निश्चित ताप पर 1 घन मीटर वायु जिसने ग्राम जलवाष्प धारण कर सकती है उसे उसका आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य तापमान के समानुपाती होते हैं। ठीक है। सामान्यतः आर्द्रता के 3 प्रकार होते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल के किसी भाग में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। वायुमंडलीय किसी भाग का जो उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा होती है उसी को बोला जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं, ये एक अनुपातिक अभिव्यक्ति है। यह निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता को अनुपात बोल रहे हैं। निरपेक्ष की बात करें तो उपस्थित जो जलवाष्प की कुल मात्रा है वायुमंडल में वो हमारा निरपेक्ष आर्द्रता हो गया। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं, निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात होता है सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट आर्द्रता की बात करें तो वायु के प्रति इकाई मात्रा में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा में विशिष्ट आर्द्रता होती है। इस पर वायु ताप तथा तापमान में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी इकाई ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है। उसके बाद ये संघनन की बात करें तो संघनन क्या हो जाए। ठीक है। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प का जलकण या हिमकण में परिवर्तन होता है। संघनन की क्रिया में वायु में उपस्थित सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा निर्भर करती है। यानी संघनन में जो मेनली हमारा भूमिका होता है सापेक्षिक आर्द्रता की भूमिका होता है। ठीक है। जब हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 7% हो जाती है तो उसे हवा की संतृप्त हवा कहते हैं। जिस तापमान पर वायु की संतृप्त होने की संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे उष्मांक बिंदु बोला जाता है। ठीक है। जो संघनन की क्रिया प्रारंभ जैसे होती है उसको ड्यू पॉइंट यानी उष्मांक बिंदु बोला जाता है। संघनन की क्रिया आदि हिमांक से नीचे होती है, पाला तुषार हो गया, जबकि इसके हिमांक से ऊपर होने वाले को जल वर्षा कुहासा ओस आदि बनते हैं। ठीक है। उसके बाद यह हमारा वायुदाब के बाद करते हैं। ठीक है। धरातल या सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों को के द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब बोला जाता है। ठीक है। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा बोला जाता है। इन रेखा का परस्पर वायु दूरिया वायु की दाब प्रवणता कहलाती है। ठीक है। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक वायु दाब होती है तथा ऊंचाई के साथ यह घटता जाता है। इसकी माप मिलीबार में की जाती है। वायुदाब का मापने के करने के वायु बैरोमीटर यानी वायुदाब मापी इसको बैरोमीटर बोला जाता है। वायुदाब का घटना बढ़ना कई कारकों यथा वायु का ताप, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की दैनिक गति आदि द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है। उसके बाद इसी में हमारा है वायुदाब में ये जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। ठीक है। और जैसे जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है वायुदाब में हमारा कमी आ जाता है। जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए तो तूफान की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये वायुदाब की पेटियाँ है, इसको हम कल पढ़ेंगे, चाहे इसी टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं। वायुदाब की पेटियाँ की बात करें तो वायुदाब में अक्षांशीय वितरण के आधार पर पृथ्वी पर 4 वायुदाब पेटियाँ है। ठीक है। विषुवतीय, निम्न भूमध्य रेखाएं, वायुदाब कटिबंध, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध,
ठीक है। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटियाँ जो होती है 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैली होती है। ठीक है। वायुमंडलीय शांत दशाओं के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम बोला जाता है। ठीक है। जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र पे होते हैं उसे डोलड्रम बोले जाते हैं। और यही क्षेत्र हमारा ITCZ का भी होता है, यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र है। ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैला है। अत्यधिक शुष्क और शांत पवनों के कारण शीतोष्ण मरुस्थल के निर्माण में सहायक होते हैं। इसे अशुभ अक्षांश बोला जाता है। 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य भाग को अशुभ अक्षांश। उसके बाद हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ की बात करते हैं। ठीक है। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में फैली है। यह निम्न वायुदाब पाए जाने का कारण पृथ्वी से घूर्णन से संबंधित है। ठीक है। यानी यहाँ पर निम्न वायुदाब की क्षेत्र पाए जाते हैं जो हमारा 60 से 65 डिग्री अक्षांश पे होते हैं। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब की पेटी का विकास होता है। ठीक है। जो ध्रुवीय क्षेत्र में अत्यधिक निम्न तापमान होते हैं वो उच्च वायुदाब की पेटी का विकास होता है। उसके बाद हम चलते हैं पवन के बारे में। पृथ्वी पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है। कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर हम पवनों के बारे में पढ़ें। ठीक है। कोरियोलिस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। पवन की उत्पत्ति उनका प्रवाह कई कारकों पर प्रतिफल होता है ये तथा वायुदाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल अभिकेंद्रीय त्वरण घूर्णन बल आदि होते हैं। ठीक है। पवन के प्रकार की बात करें तो स्थायी पवन। स्थायी या प्रचलित पवन 3 प्रकार के होते हैं। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और एक और होता है। ठीक है। व्यापारिक पवन की बात करें तो 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। ठीक है। और ये पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों के में सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं पछुआ पवन के बारे में। ठीक है। ये पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की 60 डिग्री से 65 डिग्री की अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणीय अक्षांशों में इन पवनों की प्रचलता के कारण इन्हें गरजता चालीसा या पवन प्रचंड 50 चिकता साठा के नाम से जाना जाता है। यानी 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर। ठीक है। ये पछुआ पवन है। ठीक है। इसी को गरजता चालीसा प्रचंड 50 बोला जाता है। उसके बाद हमारा जो ये वायुदाब पेटी मेनली जो 30 से 35 हो गया वह हमारा ये व्यापारिक पवन होता है। और पछुआ पवन की बात करें 60-65 यहीं पर हमारा गरजता चालीसा प्रचंड 50 चिकती साठा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। यानी ध्रुवीय पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। मौसमी पवन की बात करें तो सामयिक पवनें सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी मानसून पवन की बात करें इसकी उत्पत्ति उत्तर एवं जल के तापमान में विषमता के कारण होती है। ठीक है। और ग्रीष्म काल में स्थल खंड के तेजी से तपते होने के कारण यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है। जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की दशा में अंततः दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और शीतकाल में वायुदाब की प्रवणता उलट जाती है जिससे स्थल से समुद्र की ओर और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम समुद्री समीर और स्थल समीर से पढ़ेंगे। ठीक है।